सबसे पहली बात, कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है। ठीक है, तो दो बातें आई। इंटरप्रेट करने में आपको दो बातों का ध्यान में रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स फॉर नीट एंड जेईई। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम कॉन्सेप्ट्स तो कई बार समझ लेते हैं, जो भी हमें टीचर ने पढ़ाया वो हम समझ लेते हैं, हमारे पास नोट्स भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हम रिटेन भी कर पाते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की बारी आती है, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हम ये नहीं समझ पाते कि इम्प्लीमेंट करना है, अगर कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट को अगर लगाना है तो कैसे लगाएं, अप्रोच कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा फॉर्मूला किस परिस्थिति में, कौन से सिचुएशन में अप्लाई होगा, हम इसी में अटक जाते हैं। तो क्या कोई एक ऐसा सेट ऑफ स्टेप्स हो, ऐसा कोई अप्रोच जिसमें हम बड़े आराम से कंफर्टेबली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं खुद भी फिजिक्स जब करता था, जब मैं स्टडी कर रहा था, हमारे लिए यही होता था कि क्लास तो हमने कर लिया, क्लास अटेंड किया, ट्यूशन वगैरह कोई करने की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती थी। तो हमारे लिए ये बहुत एक बड़ी बात होती थी कि सॉल्व करें कैसे। तो जो मेथड मैं इस्तेमाल करता था, मैं आज वही शेयर करने वाला हूं आपके साथ। पता है क्या होता है, जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो कॉन्सेप्ट को आप जब तक अपने लैंग्वेज में लिखेंगे नहीं तो दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, सबसे पहले कि सबसे पहला स्टेप जो आपको करने की ज़रूरत है वो है कि आप जब भी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसको एक शॉर्ट नोट्स अपने लैंग्वेज में बना करके लिखें। ये सबसे पहली बात होगी। ठीक है, वैसे जब मैं बात करने वाला हूं कि वो 3 स्टेप कौन से होंगे जिसको करके आप न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, उन स्टेप्स के लिए आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा इंटरप्रेट कैसे करें। कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने है, आपको सबसे पहले इंटरप्रेट करना है। जब आप इंटरप्रेट करने की बात करते हैं तो इंटरप्रेट क्या करना, इंटरप्रेट जब हम करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है। सबसे पहली बात, कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है। ठीक है, तो दो बातें आई। इंटरप्रेट करने में आपको दो बातों का ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, ये प्रॉब्लम किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, पहली बात ये इंटरप्रेट करना है आपको, और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। शुरुआती 20 सेकेंड 25 सेकेंड में आपके मस्तिष्क में इसकी एक तस्वीर उभर कर आनी चाहिए कि ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहली बात। दूसरी चीज़ जो आपको इंटरप्रिटेशन वाले स्टेप में करनी है, वो इंटरप्रेट ये करना है कि आपको कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है। क्या बताया मैंने, कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है, इसके बारे में आपको इंटरप्रेट करना है। तो दो चीज़ों को इंटरप्रेट करना है। पहला इंटरप्रिटेशन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट जिस पर ये बेस्ड है। आप जैसे ही न्यूमेरिकल के जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, प्रॉब्लम को आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि आपको पता चलेगा कि ये इस चैप्टर से है, इस टॉपिक से है, इस कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, जैसे आप अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो भी लैंग्वेज होंगे, कीवर्ड्स होंगे, वो कीवर्ड्स उन्हीं कॉन्सेप्ट से लिंक जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं के ऊपर आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं कि अच्छा ये जो न्यूमेरिकल गिवन है, ये जो प्रॉब्लम गिवन है, ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे है वो कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी हो सकता है उस गिवन प्रॉब्लम के लिए। इसके बाद बारी आती है कि आप ये देखें कि उस कॉन्सेप्ट को तो आपने पूरे अच्छे तरीके से समझा हुआ है,
ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट को समझने, जैसे मैं मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन आपको चाहूंगा कि आप, जैसे आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। जब आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जरा गौर करते हैं, आपको यह बात पता है कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? के मैक्स इक्वल्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये कॉन्सेप्ट है। आपको जब तैयार कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट, तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आपके लिए आसान है, ये पता है उसके बारे में। एनर्जी कैसे दिया हुआ होगा? एनर्जी के लिए E इक्वल्स या तो hc बाय लैम्डा होता है या E इक्वल्स h इंटू न्यू होता है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर वेवलेंथ दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बात आई, आपने ये समझ लिया। आपसे अगर पूछा जाए कि पता लगाओ कि फोटो इलेक्ट्रॉन का, ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर आपसे ये पूछा गया फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, तब जबकि इंसिडेंट फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है कुछ, ठीक है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ दी गई है और वर्क फंक्शन दिया गया है, ठीक है। वर्क फंक्शन इस पूरे की वैल्यू दी गई है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? आप जैसे ही रीड करेंगे आप देखेंगे, अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, ठीक है। अब हमें पैरामीटर्स कौन से दिए गए हैं? वर्क फंक्शन एज इट इज दिया गया है, वर्क फंक्शन आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वर्क फंक्शन दिया हुआ होगा। आपको यह भी ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है कि अगर कोई पैरामीटर दिया हुआ है तो उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसके जरिए भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कैसे, ध्यान देना है, कैसे वो जो पैरामीटर है उस पैरामीटर को कैसे हमें गिवन कॉन्सेप्ट में पुट करना है, ठीक है। तो अगर हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है एनर्जी की, वो वर्क फंक्शन एनर्जी के ही टर्म्स में आपको लिखना पड़ता है, पता ही है आपको, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए, है ना, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव सरफेस के लिए। तो ये वर्क फंक्शन आपको पता होगा, वर्क फंक्शन पता होगा, और एनर्जी जो इंसिडेंट एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, तो आपको ये दोनों टर्म पता चल गए। अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो प्लैंक्स कांस्टेंट को पुट करके आप निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या समझ में आया कि जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको इमीडिएटली ये चीज आप इंटरप्रेट करना आपके लिए आसान हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या है, दूसरी बात वो जो फॉर्मूला लगना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। और एक और बात भी आप सोच सकते हैं कि जो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जो पैरामीटर्स गिवन है उसको भी आपको इंटरप्रेट करना है, उसकी आप एक तरह से अगर चाहें तो एक वैल्यूज आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड हो गया, पहला स्टेप हो गया इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट कौन कौन सी बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करना है, वो इमीडिएटली आना चाहिए आपके दिमाग में। रीड करते करते आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दूसरी बात जो आपको इंटरप्रेट करनी है वो ये करनी है कि उस कॉन्सेप्ट में लगने वाले जो भी, उन कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व जो भी पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में कौन सा पैरामीटर हमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया गया है, ठीक है, और उसको हम इसमें कैसे पुट कर सकते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल को आप सिर्फ न्यूमेरिकल की तरह मत समझिए, ये नहीं कि सीधा फॉर्मूला है और पुट कर दिया। कई बार नीट के लिए, चाहे जेईई के लिए, आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उसमें आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट की आप इमीडिएट इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट जब आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, ठीक है, और फिर फॉर्मूला को आप सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा,
पहला हमने स्टेप समझ लिया। पहला स्टेप क्या? इंटरप्रेट करना। दूसरा स्टेप है कि आपको जो भी खास तौर से मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में या ऐसे और भी दूसरे टॉपिक्स में भी आपको इसकी बहुत ज़रूरत होती है कि आप कोई भी जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर जो सिचुएशन गिवन है उस सिचुएशन को आपको इमेजिन करना पड़ता है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? इमेजिन करें, आप उसको विजुअलाइज करें, आप उसको एक तरह से डायग्राम ड्रॉ करके देखें कि हो क्या रहा है वहां पर। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैकेनिक्स के अंदर अगर आप फोर्सेस सारे ड्रॉ कर लेंगे तो आपकी मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, सारे फोर्सेस को सही तरीके से ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा मोशन हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये सारी चीजें जब आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है आपको वर्ड्स में दिया गया, उनको आपको क्या करना है, एक विजुअल आपके सामने आना चाहिए, उसको आप इमेजिन करिए। उस सिचुएशन को जब आप इमेजिन करते हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं। जब उसमें आप उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर तीसरा स्टेप आता है इंप्लीमेंट करना। जो भी फॉर्मूला है, जो भी मैथमेटिकल टूल्स इन्वॉल्व है, उसको आप सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। मैथमेटिकल टूल्स, मैं बार बार इस बात को आप जरूर आप याद दिलाना चाहूँगा कि कई बार कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनका अभ्यास आपको इतना अच्छे से नहीं होता और वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो आप अटक जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बोलूँ मैं आपको, हालांकि ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो नीट के लेवल पर होते हैं बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे 5, 7, 10 मैक्सिमम 45 में से नीट के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहां पर आपको ये देखने की ज़रूरत पड़ती है कि जो मैथमेटिकल टूल है वो रिगरस कैलकुलेशन के साथ हो। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से देखनी है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। जैसे आपको पूछा गया रेशियो, अगर आप इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं, रेशियो आपको देखना है, मान लेते हैं आपको बोला गया λ1/λ2, इसकी रेशियो दी हुई है। एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं λ1/λ2 ये आपको दिया गया है, ठीक है, और आपको इस्तेमाल करना है वहां पर λ2/λ1 रेशियो के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है तो किसकी रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पर गौर करना है। कई बार परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं तो परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज अगर हम बोलेंगे तो चेंज इन परसेंटेज कैसे होगा, चेंज परसेंटेज चेंज इन वैल्यू इन रेसिस्टेंस, मान लेते हैं ऐसा अगर दिया गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा है चेंज इन रेसिस्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस इनटू 100%। अगर स्मॉल चेंज है तो, अगर स्मॉल चेंज है तो आपको इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि जो मैथमेटिकल टूल रिक्वायर्ड है उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसका आप अभ्यास करें। जब तक आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी बात हमने समझी। हमने सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करना है वो फॉलो करना है इंटरप्रेट करने का। कई बार बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं। तो इंटरप्रेट करने में आपको क्या करना है कि इंटरप्रेट करना है, दो नजरिए से इंटरप्रेट करना है। पहला नजरिया होगा कॉन्सेप्ट, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है, ठीक है। दूसरी बात जो देखनी है वो देखनी है आपको कि उसके लिए, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है, कौन सा अननोन है, कौन सा गिवन है, ठीक है, और उनका रिलेशन जो है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप बड़े आराम से, जैसे ये मैंने एग्जांपल बताया आपको, तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वो कौन से अननोन या नोन, उनका रिलेशन क्या है, ये फिर फॉर्मूला आ जाएगा। फिर वहां पर जब कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिकॉल कर लेंगे तो फिर आपको फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना इजी हो जाएगा, फॉर्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर तो नोन को पुट करेंगे, अननोन की वैल्यू पता लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने बात कही आपको, ये थी अननोन वैल्यू, यहां पर नोन वैल्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, ये भी हो सकता है। अब जरा इसको स्विच करें,
अब इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं ना, उनमें वेरिएशंस को बहुत बारीकी से आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। ठीक है, ब्लाइंड रिटेंशन ऑफ फॉर्मूला, इसमें आपको बहुत हेल्प नहीं मिलेगा। आप जब भी फॉर्मूले को देखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो उसके वेरिएशन को वहीं पर सोचने की कोशिश करेंगे और आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला स्टेप इंटरप्रिटेशन, दूसरा स्टेप इमेजिन करना, इमेजिनेशन। ठीक है, आप सिचुएशन को, दिए गए प्रॉब्लम में जो भी सिचुएशन है उसको आप इमेजिन करें। तीसरा है, इस दोनों बातें जब आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को आप एक्नॉलेज कर लेंगे, फॉर्मूले को एक्नॉलेज कर लेंगे, ठीक है, जो नोन्स एंड अननोन्स पैरामीटर्स हैं उनको एक्नॉलेज कर लेंगे, तो तीसरी बात आती है कि जो अननोन के लिए आपको जो फॉर्मूला आपने समझा हुआ है उसको पुट करके, मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके आप डिजायर्ड जो भी रिजल्ट है, अननोन पैरामीटर जो है वो आप पता लगा सकते हैं। बस यही काम करना है। अच्छा, एक और खास बात यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत होती है, कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं यूनिट्स के अंदर, तो यूनिट्स का खास ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, और बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग लेकर आते हैं वीडियोस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तो बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जो भी आपके पास ये नॉलेज, ये टिप्स जो भी दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियोस में।